हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ रहे हैं। देखिए, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक से सदैव ज़्यादा होती है। क्यों होती? देखिए, ये हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हैं एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आयोनाइजेशन एनर्जीज आर हायर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होती है। कारण है कि जैसे जैसे हम इस तरफ की ओर जाते हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके साइज़ कम होते हैं, इनके साइज़ अधिक होते हैं। तो जैसे जैसे साइज़ कम होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती बढ़ती जाती है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे रेडियस उसका एटम का कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। इसे हम एक जनरली अगर हम जानें, ज़्यादातर जो बात सामान्य रूप से मानी जाती है वो ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड के अंदर तो बढ़ती है, जैसे जैसे हम पीरियड में बढ़ते हैं, और ग्रुप के अंदर कम होती जाती है। अगर हम पीरियड में यहाँ से लेके इस तरफ चलेंगे तो ये बढ़ेगी, जबकि हम यूँ ग्रुप के अंदर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये कम होगी। ये इसका जनरल ट्रेंड है, परंतु ये सदैव रेगुलर नहीं होता, ये लगातार इसी तरह बढ़ती नहीं है। ये कम ज़्यादा ज़्यादा कम इस तरह होती रहती है, यानी इसका जो बढ़ना है वो एक रेगुलर ट्रेंड नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? इसका कारण है इन जो डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर एक्सचेंज होना, परस्पर पोजीशन एक्सचेंज करती रहती है। देखिए किस प्रकार, ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से एक्सचेंज के बात कर रहे हैं, एक्सचेंज एनर्जी की। इसके ये देखिए, एक पुल कोट मैंने लिखा है इसमें, ये देखिए, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। ये ग्राफ बनाया है, टाइटेनियम से वेनेडियम तक कम, फिर ये थोड़े अधिक, ये यूँ, फिर अधिक, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो यूँ देखें तो ये एक तरह से बढ़ रही है, परंतु वैल्यूज़ देखिए इसकी कैसे कम ज़्यादा हो रही है। इर्रेगुलर ट्रेंड है। इसका कारण क्या है कि हम मान लें कि हमारे पास ये इस तरह का एक वैलेंस शेल है जिसमें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें क्या है, तो 3d में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें हम मान लें कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें जो फर्स्ट थी उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इसका ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि अब ये सारे के सारे सेम स्पिन में आ गए। जब इनमें सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स होते हैं और वो सेम स्पिन में होते हैं तो इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस एस और डी में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता। इस कारण से इनमें एक्सचेंज होता है। जिस प्रकार से डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स के अंदर हमने पहले पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि डी ऑर्बिटल्स या पी ऑर्बिटल्स हैं जो कि डी जनरेट होते हैं, इनमें समान ऊर्जा के ऑर्बिटल्स में जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो स्टेबल होते हैं। उसका कारण क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर सिंगल हो या डबल हो, फुल फिल्ड हो जाए या हाफ फिल्ड हो, ये परस्पर एक्सचेंज करते रहते हैं अपनी पोजीशन को। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो ये इसका यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ भी जा सकता है और ये यहाँ भी आ सकता है। इस प्रकार से इनमें एक्सचेंज होता रहता है पोजीशन का, जिसके कारण ये स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। यानी इनको अपने स्थान पर एक दूसरे से मिलने में ही स्थायित्व मिल जाता है। जैसे आपके आसपास 2 फ्रेंड रह रहे हो तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी इस फ्रेंड के पास आ गए, कभी इस फ्रेंड के पास आ गए, ये कभी आपसे मिलने आ गया, तो आपका वहाँ स्थायित्व बना रहेगा। इसी प्रकार से जो 4s ऑर्बिटल हैं उनका भी स्पिन इनके बराबर हो जाता है, एक जैसे प्लस हाफ स्पिन का ही हो गया, तो ये भी एक्सचेंज कर लेता है। और इनमें क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस अधिक नहीं है, ये भी एक तरह से डीजनरेट ऑर्बिटल की तरह ही पार्टिसिपेट करता है, और ये इससे भी और ये इससे एक्सचेंज कर लेता है, ये खुद को इससे एक्सचेंज कर लेता है। तो जितना ज़्यादा एक्सचेंज होता है उस
सब शेल की उतनी ही ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। ये हम लोग पढ़ते रहे हैं। तो स्थायित्व को हम इस प्रकार से एक्सप्लेन, पर जितना स्थायित्व ज़्यादा होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का अपने शेल के अंदर, तो उससे क्या होगा कि इनको निकालने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी जितना स्थायित्व अधिक, उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। यानी हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए साइज़ भी देखना है, Z इफेक्टिव भी देखना है, और साथ में ये भी देखना है उसकी एक्सचेंज एनर्जी क्या है। परंतु हम इसे अभी यहाँ पढ़ेंगे नहीं, इसके बारे में डिटेल में यहाँ स्टडी नहीं करेंगे। ये जस्ट आपको एक बार एक्सप्लेन करने के लिए था कि इसमें एक्सचेंज एनर्जी का क्या महत्व रहता है। देखिए, हम फिर से ये देखते हैं कि जनरली हमने देखा लेफ़्ट से राइट की ओर चलते हैं पीरियड के अंदर, अगर लेफ़्ट से राइट में चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी स्लोली इंक्रीज़ करती है, बढ़ती है। और क्यों? क्योंकि इधर की तरफ लेफ़्ट से राइट की ओर चलने पर एटॉमिक साइज़ भी डिक्रीज़ करता है, परंतु स्लोली। ये क्योंकि स्लोली डिक्रीज़ करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी स्लो इंक्रीज़ करेगी। अब देखिए, ये स्कैंडियम से हम जैसे 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 इधर की ओर चलते हैं जिंक तक, तो आप देखेंगे जिंक नहीं कॉपर तक करते हैं कि जिंक का तो एक्सेप्शनल है कि इसके साइज़ बढ़ जाता है, जबकि स्कैंडियम से हम आगे की ओर चलते हैं तो साइज़ ये कम होता जाता है। हालांकि यहाँ पर आकर के ये साइज़ इक्वल भी हो जाते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं साइज़, ये जनरल ट्रेंड रहता है। तो ये साइज़ जो इस तरफ की ओर कम होना है ये स्लो होता है। कारण क्या है? ये हम जानते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। किसका शील्डिंग इफेक्ट? क्योंकि इनमें जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करता है, बढ़ता है इसका एटॉमिक नंबर, जो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है वो 3d ऑर्बिटल में जाता है, ना कि 4s में। और 3d आप जानते हैं पेनल्टीमेट शेल होता है, ना कि वो आउटर मोस्ट शेल होता है। तो जब वो आंतरिक शेल में कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसे, जब वो कोर ऑर्बिटल में जाता है तो वो कोर इलेक्ट्रॉन नाभिक को एक तरह से घेर लेता है, न्यूक्लियस पर शील्डिंग करता है, और उस शील्डिंग के कारण ही और न्यूक्लियस का जो प्रभाव है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर वो उतना नहीं पड़ता, और इसके कारण इसका जो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है वो स्लोली इंक्रीज़ करती है, क्योंकि इसका साइज़ भी स्लो डिक्रीज़ करता है। इसका रीज़न क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। इसलिए ये स्लो साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाने से, और इसी कारण जैसे ये स्लो है उसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी स्लोली इंक्रीज़ करेगी। अब हम एक एक्सेप्शन ले लेते हैं कि हम जानते हैं लेफ़्ट से राइट जिंक तक जाएंगे तो ये साइज़ डिक्रीज़ करेगा, परंतु जिंक एक्सेप्शनली साइज़ इंक्रीज़ करता है। तो जब साइज़ इंक्रीज़ करता है तो आप देखिए ये फार्मूला क्या बता रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिंक का साइज़ बढ़ गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, पर एक एक्सेप्शन है कि जिंक के साइज़ बढ़ने के बावजूद ये आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसकी अधिक होती है। ऐसा क्यों है? कॉपर के बाद अचानक से जिंक का साइज़ बढ़ा पर आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ गई, ये क्या है? इसका कारण है इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2, जो कि कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल को बताता है, और कम्प्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स हैं उनका स्थायित्व बाकियों की तुलना में अधिक होता है, और स्थायित्व के कारण ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है, जो कि कॉपर की तुलना में इसमें डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अधिक हो जाएगी। कॉपर के बाद इसकी एनर्जी अधिक होगी, साइज़ भी बढ़ेगा और साथ में आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हम जानते हैं कि वो अधिक स्थायी होते हैं। इसका कारण क्या है? इनमें एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब ये इलेक्ट्रॉन परस्पर, सभी ऑर्बिटल डिजनरेट हैं, सेम ऊर्जा के हैं, तो ये सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन पोजीशन को एक्सचेंज करते रहते हैं, एक दूसरे से मिलने आते जाते रहते हैं। ये सोशल हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जितने ज़्यादा ये होंगे उतने ही ज़्यादा सोशल, उतने ही जोगों से ज़्यादा मिलेंगे। तो
तो जितना ही ज़्यादा ये सोशल होगा, जितने ज़्यादा लोगों से मिलेगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ पोजीशन एक्सचेंज करेगा, उसका स्थायित्व उतना अधिक होगा। हाँ, ये बात ध्यान रखनी है कि सेम नेचर के लोग ही एक दूसरे से सोशली मिलते हैं। उन्हीं के मिलने से एनर्जीज़ जो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है। हम अगर ये स्पिन की बात करें प्लस हाफ की, तो प्लस हाफ वाला इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन से ही, स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन से ही एक्सचेंज करेगा पोजीशन। माइनस हाफ वाला माइनस हाफ वालों से ही एक्सचेंज करेगा पोजीशन। तो ये इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा उसकी एनर्जी उतनी ही हाई होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होगी। यहाँ हाई एनर्जी का मतलब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से नहीं है, एक्सचेंज एनर्जी से है। तो इस एक्सचेंज एनर्जी का हाई होना उसकी स्टेबिलिटी को बताता है, ठीक है। और इसे हम एक और आपको एग्जांपल, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि किस प्रकार से ये सिस्टम स्टेबल होते हैं। देखिए लास्ट में मैंने लिखा था, आपको पूर्व में दिखा रहा हूँ। देखिए ये है, क्या है, कोई भी सिस्टम स्टेबल होता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो सिमेट्रिक होता है। जैसे सब में सेम स्पिन है, ये सभी ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिक ऑर्बिटल है। एक्सचेंज एनर्जी अधिक हो तब भी वो स्टेबल सिस्टम होगा, और जब उसकी एक्सचेंज एनर्जी अधिक होती है तो वो शील्डिंग कम लगेगी उस पर, क्योंकि वो इतना स्टेबल है, और उसके कारण उस पर शील्डिंग का इफेक्ट भी कम होगा। जब शील्डिंग का इफेक्ट उस पर कम होगा तो न्यूक्लियस का प्रभाव उस पर अधिक हो जाएगा। तो उन इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का प्रभाव अधिक होने, मतलब वो शील्डिंग कम लगाएंगे, शील्डिंग कम करेंगे तो न्यूक्लियस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स पर उसका न्यूक्लियस का प्रभाव अधिक हो जाएगा। तो इनका जब शील्डिंग का इफेक्ट कम होगा, जो एक्सचेंज कर रहे हैं उनका शील्डिंग का इफेक्ट कम होगा, शील्डिंग का इफेक्ट कम होगा तो न्यूक्लियस का इफेक्ट बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स पर अधिक हो जाएगा, जिससे कि उसका साइज कम हो जाएगा और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। इसलिए स्टेबल सिस्टम्स की आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होती हैं।